अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिम मिनकुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम आइए आज के इस अगले नशिस्त की तरफ, अगले सेशन की तरफ आगे बढ़ें। हमारा मौजू आज के इस सेशन में जो सबसे पहला मौजू हम देखने वाले हैं वो है एक हलाल अल्टरनेटिव, जो एक बिल्कुल ही एक्सेलेंट अल्टरनेटिव है कई सारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए, कई सारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के लिए जो ख़ुद बनाते हैं कोई चीज़, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन हलाल अल्टरनेटिव है। हम इस चीज़ के ताल्लुक से इंशाल्लाह कुछ डिटेल्स देखेंगे, कुछ शुबुहात और सवालात और डाउट्स जो उठाए जाते हैं वो भी देखेंगे इंशाल्लाह, और सही बात जानने की कोशिश करेंगे। और ये ट्रांजैक्शन है बै-अस-सलम। बै-अस-सलम के ताल्लुक से ये है कि सलम का मतलब होता है, सलम की जगह एक और लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया जाता है बै-अस-सलफ़, और इसका मतलब है कि एडवांस पेमेंट, एडवांस में कोई पेमेंट मिल रहा है, ये उस चीज़ की बात होती है। हमने देखा था कि एक बेसिक कायदा है जो 6 कायदों में से एक कायदा है, और वो कायदा क्या है कि पोजेशन कंपल्सरी है। किसी भी चीज़ का पोजेशन होना कंपल्सरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ला यहिल्लु, हलाल नहीं है, रिबहु मालम तज़मन, प्रॉफिट हलाल नहीं है जब तक कि ज़मानत में नहीं लिए। कोई चीज़ को ज़मानत में लिए बगैर अगर बेच दिए तो उससे जो प्रॉफिट आया वो नफ़ा हलाल नहीं है, आ गया लेकिन हलाल नहीं आया। तो ये है नॉर्मल कायदा जो हमने 6 बुनियादी उसूल देखे हैं पिछले प्रोग्राम्स में। तो उसमें से आज हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से ये 5वां जो कायदा है इसकी एक इस्तिस्नाई शक्ल है, इस्तिस्ना एक्सेप्शन। इसकी एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है जहाँ शरीयत ने इजाज़त दी है कि उस सिचुएशन के अंदर बगैर पोजेशन के भी आदमी बिजनेस कर सकता है। और वो चीज़ क्या है? बै-अस-सलम। हम देखते हैं, एक रियल सिचुएशन लेते हैं कि मिसाल के तौर पर एक शख्स है जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर है और बेहतरीन किस्म के गारमेंट्स बनाता है। या मान लीजिए कि कोई शख्स है जो कोई भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है, कोई भी चीज़ वो मैन्युफैक्चर करता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये देखेंगे कि कोई है जो कोई लैपटॉप बनाने वाला है, कोई है जो एक कप बनाने वाला है, कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, कोई भी शख्स कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चरर है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट बहुत सारा होता है। अब जब इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है, जैसा कि हमने देखा कि सूद पर अल्लाह की लानत है, सूद की डीलिंग करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने जंग का ऐलान किया है। कुरान की सूरह बकरा के आयत नंबर 279 है। जब सूद का रास्ता बंद है और डेफिनेटली वो एक सूदी लोन नहीं ले सकता, तो उसके पास हलाल ऑप्शन क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। हमने देखा कि उसके पास ये पॉसिबिलिटी है कि वो एक हलाल पार्टनरशिप करे, मुशारकत करे, पार्टनरशिप करे, या वेंचर कैपिटल ले, जिसे हमने मुदारबत के बारे में देखा डिटेल्स। या उसके पास और पॉसिबिलिटीज़ है कि जैसे वो पब्लिक शेयर मार्केट में जाकर अपना एक पब्लिक इशू निकाल करके शेयर्स के ज़रिए अपना अमाउंट हासिल कर सकता है, जो एक पार्टनरशिप की शक्ल है लेकिन बड़े लार्ज स्केल पर है। और इसमें कोई शरई कबाहत और शरई तौर पर कोई नुकसान नहीं है जब तक वो इंसान खुद कोई गलत टाइप की डीलिंग नहीं करता। लेकिन अब हम ये बै-अस-सलम में एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट प्लान देखेंगे। ये इन्वेस्टमेंट प्लान की ज़रूरत क्या होती है कि कुछ इन्वेस्टर्स इस तरह से होते हैं जो कहते हैं कि देखो, तुम बिज़नेस में क्या करोगे, क्या हिसाब रखोगे, क्या मुझे शेयर दोगे, क्या नहीं दोगे, मैं कहाँ देखने जाऊँ, तुम्हारे पास कौन कस्टमर आया, कौन सा तुमने कंसील कर लिया, तुमने कौन सी चीज़ हाइड कर ली। क्योंकि पार्टनरशिप में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ट्रस्ट के अलावा ये भी चीज़ है कि सिस्टम्स के ज़रिए आदमी को नॉलेज हो और वो उसके अंदर सही तरह से देखे कि उसके साथ में चीटिंग ना हो। चीटिंग का कंसर्न बहुत ज़्यादा होता है। पार्टनर्स कई बार एक दूसरे के साथ चीटिंग बहुत कर जाते हैं, और ये दुनिया के अंदर आम तौर पर चल रहा है आज, जैसे कि हम सब जानते हैं। तो कई सारे इन्वेस्टर्स को ये कंसर्न होता है कि हम तुम्हारे साथ इन्वेस्ट करेंगे और तुम हमारे पास हमारा हिसाब बराबर रखोगे, अपनी जेब में ज़्यादा डाल दोगे, एक्सपेंसेस बराबर बताओगे, नकली एक्सपेंसेस डाल दिए, सेल को कंसील किया। ऑफ कोर्स जो पार्टनरशिप का काम करना चाहता है तो ऊँट को बांधने का तरीका है, ऊँट को बांधने के कई सारे तरीके हैं। जैसे मिसाल के तौर पर वो शख्स जो पार्टनर है वो खुद कम से कम मॉनिटर करने के लिए आ सकता है, अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव रख सकता है, वो अपनी तरफ से आज के ज़माने में जो मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं वो मॉनिटरिंग सिस्टम्स को ला सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे बार कोड के सिस्टम और स्टॉक इन्वेंट्री सिस्टम्स के ज़रिए और वो सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए
एवरी सिंगल पीस ऑफ स्टॉक ट्रैक हो सकता है, एवरी सिंगल पीस ऑफ स्टॉक, एक आइटम कहाँ कैसे बिका, क्या भाव में बिका, वो चीज़ ट्रैक करने के सिस्टम्स है। हम देखते हैं कि आज सीसीटीवी कैमरास के ज़रिए एक इंसान दुनिया में कहीं पर भी उसकी दुकान चल रही है, आज एंड्रॉयड वगैरह के ऐप्स मौजूद हैं जिसके अंदर वो अपनी दुकान के कई सारे कैमरे डायरेक्टली देख सकता है अपने मोबाइल पर। 3G वगैरह के ज़रिए उसका खुद वहाँ बैठना ज़रूरी नहीं है। अगर दिन में उसने कुछ टाइम भी मॉनिटर किया तो उसके लिए अपने इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे उसने इन्वेस्टमेंट किया है, जो पार्टनरशिप के अंदर इन्वेस्ट किया है, उसे मॉनिटर करना उसके लिए आज टेक्नोलॉजी के ज़रिए बहुत आसान होता जा रहा है। और कई सारे मेथड्स हैं जिसके अंदर इंश्योर किया जा सकता है कि उसका जो वर्किंग पार्टनर है वो उसके साथ चीटिंग ना करें। कई सारे मेजर्स होते हैं जिसके अंदर से चेक हो सकता है, एक्सपेंस बिल्स की ऑडिट हो सकती है, रियल तौर पर एक इंटरनल ऑडिट कंडक्ट की जा सकती है जिसके जरिए वेरीफाई हो सकता है कि सचमुच ये रियल एक्सपेंसेस है कि नकली एक्सपेंसेस तो नहीं। लेकिन इन एनी केस कुछ लोग हैं जो कहते हैं देखो हमें ये सब रिस्क चाहिए ही नहीं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन ये रिस्क हमें नहीं चाहिए, तो हमारे लिए कुछ ऐसा प्लान बताओ जिससे हमारे इन्वेस्टमेंट में सिक्योरिटी भी हो और सामने वाले को जो हलाल इन्वेस्टमेंट चाहिए वो भी मिल जाए, और जो इन्वेस्टर के पास पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट लगा रहा है, उसका रिलेटिव सिक्योर एनवायरनमेंट में उसके कोई दूसरी इंटरफेरेंस के बगैर, जो डिपेंडेंस होती है जो सेकंड पार्टनर के ऊपर, उसके बगैर भी वो काम कर सके, तो ये बात होती है। अब ऐसे लोगों के लिए बैत सलाम एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है, और ये चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इतना वाइडली प्रैक्टिस होता था कि सही बुखारी में आपको पूरी एक किताब मिलेगी, किताबुस्सलम। किताबुस्सलम में बैत सलाम के ताल्लुक से सारी डिटेल्स मिलती है और किस तरह से उस ज़माने में किया जाता था। उस ज़माने में यहाँ तक का कि 2-3 साल के एडवांस पेमेंट की भी शक्लों वाली बैत सलाम होती थी, जैसे कि हमें हदीसों से पता चलता है। आइए हम उस चीज़ को देखें। सबसे पहले बैत सलाम के अंदर बुनियाद ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे स्पेसिफाई किया, बुखारी की हदीस है किताबुस्सलम की, कि मन असलफ़ा फ़ी शैइन, जो एडवांस पेमेंट करता है किसी चीज़ में, फ़फ़ी कैलिम मालूम व वज़न मालूम इला अजलिम मालूम, तो फिक्स्ड क्वांटिटी होनी चाहिए, फिक्स्ड वज़न होना चाहिए, फिक्स्ड पीरियड के लिए होना चाहिए। ये क्यों ज़रूरी है कि जैसे मिसाल के तौर पर हमने देखा कि एक ट्रांजैक्शन है जो हराम है, बैउल मुआवमा। बैउल मुआवमा में क्या होता है कि एक साल के अंदर क्या निकलेगा, खेती में से जो भी निकलेगा मैं बेच रहा हूँ। आदमी कह रहा है मैं 1 लाख रुपए में अगले साल की खेती बेच रहा हूँ, अगले साल में जो भी निकलेगा या फलां सीजन में जो भी निकलेगा मैं बेच रहा हूँ। अब निकला ही नहीं है, हो सकता है बम्पर और डबल निकल जाएगा, हो सकता है सिंगल भी नहीं निकलेगा, तो ये ट्रांजैक्शन को इस्लाम ने हराम किया। जैसे मेरे भाइयों, हम सब देखते हैं कि इस्लाम के अंदर जब कोई चीज़ हराम की हुई होती है तो हलाल अल्टरनेटिव भी प्रोवाइडेड होता है। अल्लाह सुब्हान ताला ने सूद को हराम किया तो तिजारत को हलाल भी किया, और हलाल रास्ता छोड़ा जाता है। ऐसा नहीं कहा जाता है कि जैसे कि हराम भी बंद और कुछ भी सही रास्ता नहीं बच रहा है। तो हम देखते हैं इस्लाम ने हलाल रास्ता बताया। अब मिसाल के तौर पे जो शख्स की खेती उगने वाली है उसे पैसों की ज़रूरत है, अब वो पैसों की ज़रूरत वो अगर एडवांस में ले रहा है तो ये एक टाइप का जुआ हो रहा है, एक टाइप की गैम्बलिंग हो रही है। इसी वजह से हमने जो इस्लामिक ट्रांजैक्शंस की कंडीशंस देखी उसमें छठी शर्त क्या थी कि अनक्लियर नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे अनक्लियर हो रहा था मामला। अनक्लियर होने की वजह से शरीयत ने उस ट्रांजैक्शन को हराम किया। कौन से ट्रांजैक्शन को? जिसके अंदर क्लियर नहीं है कि साल में क्या फसल में उगने वाला है, और कोई इंसान अनक्लियर पोजीशन में बेच दे और कोई इंसान अनक्लियर पोजीशन में खरीद ले, तो शरीयत ने उस ट्रांजैक्शन को हराम किया है। लेकिन जब उस ट्रांजैक्शन को हराम किया तो हलाल अल्टरनेटिव क्या है? तो हलाल अल्टरनेटिव हम ये देखते हैं कि उस ज़माने में खजूर और कई सारे गेहूं वगैरह कई सारी चीज़ों के अंदर बैउ सलम अप्लाई किया जाता था। बैउ सलम में क्या होता है कि डिफ़ाइन करेंगे कि एक शख्स कह रहा है ठीक है खजूर की फ़ला क्वालिटी कि इतने क्विंटल फ़ला इतनी क्वांटिटी मैं ख़रीद रहा हूँ इतने रुपए में। अब वो डिफ़ाइंड है कि ये खजूर की इतनी क्वांटिटी रहेगी, ये फ़ला क्वालिटी रहेगी, ये फ़ला टाइम पीरियड भी ये रहेगा, टाइम भी डिफ़ाइंड कि इतने टाइम पीरियड में तुम्हें डिलीवरी देनी है। अब ये अग्रीमेंट होता और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर वगैरह के एरियाज़ में बैउ सलम को प्रैक्टिस किया, और बैउ सलम प्रैक्टिस करने में कोई मसला नहीं है, खाली उसके अंदर ये है क्लैरिटी होनी चाहिए क्या बेच रहे हो। अब नॉर्मली हम देखते हैं कि 5वां कायदा ये था जो हमने देखा कि पोजेशन होना चाहिए। पोजेशन होना क्या है? कंपल्सरी। पोजेशन नहीं है तो वो चीज़ डीलिंग नहीं हो सकती। अब ये एक इस्तिस्नाई शक्ल है, यहाँ पर पोजेशन नहीं है, लेकिन उसके सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि वो प्रोडक्ट को बहुत क्लियरली डिफाइन किया जा रहा है कि इसकी ये क्वालिटी है, ये इस तरह से इसकी क्वांटिटी है, ये उसका वज़न ऐसा होगा, उसकी ये क्वालिटी ऐसी होगी, और ये टाइम पीरियड में आपको डिलीवरी करना है।
ये एक एक्सेप्शन है जनरल रूल में, एक है आम रूल और एक है खास सिचुएशन। तो जैसे आम रूल है और खास सिचुएशन में एक्सेप्शन होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आम रूल क्या है, खिंजीर का गोश्त खाना हराम है। खास सिचुएशन एक्सेप्शन क्या है, कौन बताएगा? मर रहा है आदमी, कुछ चीज नहीं बचाने के लिए, तो वो आदमी के लिए खिंजीर का गोश्त खाना जायज हो जाएगा। ये क्या है? एक्सेप्शन है। तो एक है आम, एक है खास। तो ये आम रूल क्या है कि पोजेशन के बगैर बेच नहीं सकते। खास एक्सेप्शन ये है कि इस सिचुएशन में बेचने की इजाजत हमें शरीयत में ही मिलती है, क्योंकि एक ऑब्जेक्शन जो इस ट्रांजैक्शन पे उठाया गया है, क्या हम देखते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर ये कंडीशन लगाई गई है कि जो तुम बेच रहे हो उसका पोजेशन होना ही चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि कंपलसरी है, पहले से पोजेशन होना होगा। मिसाल के तौर पर आप फर्क समझ रहे हैं? क्या फर्क है? कोई शख्स है जो ये कप का मैन्युफैक्चरर है, अब वो कप बनाता है, आइडिया बहुत अच्छी है, बेहतरीन किस्म के डिजाइनर कप्स बना सकता है, जिसका डिमांड भी बहुत मार्केट में है। कैपिटल नहीं है उसके पास। कैपिटल जिसके पास है उसको वो कहता है तुम मेरे पार्टनर बनोगे, तो पार्टनर बनने में प्रॉब्लम है। कभी कभार ऐसा होता है कि इसे भी प्रॉब्लम है, इसे कोई पार्टनर नहीं चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हमें बिजनेस में कोई पार्टनर नहीं चाहिए, उन्हें पार्टनर बनाने में प्रॉब्लम होता है। उनके लिए एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव बैउस्सलम है। तो बैउस्सलम में क्या करेंगे कि अब उसके पास प्रोडक्ट है, वो सामने वाले को कहता है कि देखो मेरे ये 25 डिज़ाइन के, इतने इतने डिज़ाइन के ये डिज़ाइनर कप्स है और ये कप का मार्केट प्राइस 50 रुपये है होलसेल, मैं तुम्हें यही कप 40 रुपये में दूंगा, लेकिन अभी नहीं दूंगा, अभी नहीं दूंगा, मैं इसकी डिलीवरी तुम्हें 1 साल बाद दूंगा। वो वक्त के मेरा जो लेटेस्ट पैटर्न का चार्ट होगा, ये ए ग्रेड के जितने कप्स है 50 रुपीज़ के जो होते हैं, ये ए ग्रेड के मैं उतने इतने 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 क्वांटिटी दूंगा। जैसे मिसाल के तौर पे 40 रुपीज़ में जो चीज़ 50 रुपये की है मैं 40 में दे रहा हूँ और 1 साल बाद दूंगा। लेकिन और 1 साल बाद के अंदर ये चीज़, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप 1000 कप्स लेते हैं तो अमाउंट कितना हो गया? 4 लाख रुपए का। आप 4 लाख का पेमेंट अभी करो, 4 लाख का पेमेंट अब करो, मैं इसकी डिलीवरी 1 साल बाद दूंगा, डिलीवरी 1 साल बाद दूंगा। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इनका फ़ायदा क्या है। इनका फ़ायदा ये है कि 1 साल के लिए इनके पास कैपिटल आ गया, 1 साल बाद डिलीवरी करनी है, वो डील में नहीं कमाते हैं, कम भी कमाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं उन्हें, क्योंकि उनके पास 1 साल के लिए कैपिटल आ गया। और इन्वेस्टर का क्या बेनिफिट है? इन्वेस्टर का ये बेनिफिट है कि 50 रुपये का जो कप था वो उनको 40 में मिल रहा है। मतलब बैठे बैठे सीधा जस्ट बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से 10 रुपीज़ पर कप वो कमा रहे हैं। यानी कि अगर 1000 कप से तो 1 लाख रुपए उनका मार्जिन डायरेक्टली उस इन्वेस्टमेंट पे हो रहा है। मतलब 4 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 साल के अंदर वो 1 लाख अपने इन्वेस्टमेंट पे कमा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पर। हाँ, ये अलग बात है कि ये कप 50 रुपये में लेंगे, अगर 50 में लेते तो कितने में बेचते? 60-70 जो भी प्राइस में बेचते। तो जो प्रॉफिट कमाते वो प्रॉफिट तो है ही, लेकिन उन्होंने अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज कर दिया एडवांस इन्वेस्टमेंट करने की वजह से। तो ये हम देखते हैं ये एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल प्लान है जिसके जरिए दोनों के लिए एक बेनिफिट है। इनके पास पार्टनर नहीं आया, इन्हें पार्टनर नहीं चाहिए था, पार्टनर नहीं मिला, और उन्हें अपना प्रोडक्ट मिलने वाला है, वो प्रोडक्ट सेल से वो कमाएंगे। अब वो ये कह सकते हैं कि नहीं 10 रुपये के लिए मैं इतना 1 साल वेट करूं, 10 रुपये का मेरा बेनिफिट हो रहा है, लेकिन 1 साल वेट भी तो करना पड़ेगा, मुझे 30 में दोगे तो मैं करूंगा, 30 में तुम दोगे तो मैं करूंगा, नहीं तो 10 रुपये के बेनिफिट के लिए मुझे 1 साल वेटिंग करना, मेरा इन्वेस्टमेंट लगा रहेगा 1 साल के लिए, मुझे कुछ इतना पोटेंशियल नहीं लगता है। तो कोई बात नहीं, नेगोशिएट करो। अब इन्हें कितना ज़रूरत है, ये कितना फ्लेक्सिबल कर सकते हैं और कितना बेटर डील वो हासिल कर सकते हैं। जैसे खरीद और फरोख्त में काम होता है कि लोग नेगोशिएट करते हैं, और हमारी जो पहली कंडीशन हमने देखा कि बाहमी रजामंदी से होना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट से होना चाहिए। कोई इसमें फोर्स नहीं है, आपको करना है करो, मैं इतना दे सकता हूँ, आपको अगर इतने में करना है, लेना है तो लो, मैं इतने में दे सकता हूँ। दोनों एक दूसरे से बात करेंगे और रजामंदी से जो भी डील स्ट्राइक करते हैं तो वो डील होगा और वो डील में काम हुआ। अब आप ज़रा इमेजिन करो, अगर इसमें लाजिम कर दिया जाए, सोचिए, अगर इसमें लाजिम कर दिया जाए कि ये चीज़ का पोजेशन है तो ही ये डील कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि इस मैन्युफैक्चरर को लाजिम कर दिया जाए कि तुम्हारे पास पोजेशन है ना, तो ही तुम ये डीलिंग कर सकोगे। अगर लाजिम कर दिया जाए तो ये ट्रांजैक्शन फिर इंटरेस्टिंग रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा नहीं रहेगा? ऑप्शन ही नहीं रहेगा, मतलब वो ट्रांजैक्शन करने का। क्यों? करो ना, 50 रुपीज़ का 30 रुपीज़ में बेचो, 40 रुपीज़ में बेचो, क्या प्रॉब्लम है? मगर जब पोजीशन ही, मतलब अगर बोलते हैं पोजीशन होना जरूरी है तो वो ट्रांजैक्शन अप्लाई नहीं होएगा। नहीं कर सकते ना, सोचिए ज़रा, और मुझे इसका एक बहुत थिंकिंग आंसर दीजिए मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से।
उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तभी तो उसको ले रहा है इन्वेस्ट करने के लिए पार्टनर। जी, उसे 4 लाख की ज़रूरत है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। पता चला 4 लाख का स्टॉक उसको जमा करके रखना पड़ेगा, 4 में से 3.5 लाख। तो बेनिफिट क्या हुआ? 25-50 हज़ार उसको रियल कैपिटल क्या मिला रोलिंग करने के लिए 1 साल तक के बिजनेस के लिए। जो वो बेनिफिट क्यों दे रहा है सामने वाले को इतना? अगर वो 1 साल तक जमा करके कब्ज रखेगा तो 1 साल रुक क्यों रहा है? अभी दे दो ना। 1 साल तक के कब्ज जमा करके रखना है और पोजेशन 1 साल के लिए लाजिम कर रहे हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमें मिलता है या 2-3 साल तक के पीरियड का भी बैसलम होता था, और अभी भी हो सकता है कि मैं ये तुम्हें 2 साल बाद दूंगा। अब डेफिनेटली एक इंसान को कंसर्न ये होगा कि 2 साल बाद ये प्रोडक्ट का डिमांड होगा नहीं होगा, तो ऐसा प्रोडक्ट ले सकते हैं जिसका हमेशा डिमांड होता है, जैसे मेटल हो गया, जैसे कोई ऐसी चीज़ जो मैन्युफैक्चरर, खजूर हो गए, खजूर है तो उसका कंटिन्यूस डिमांड होता है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में हो सकता है। तो हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर के ज़रिए, खेती बाड़ी के ज़रिए जो प्रोडक्ट्स आते हैं जिसका हमेशा डिमांड होता है, ऐसे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। या उसे इस तरह से कर सकते हैं कि वो वक्त की जो तुम्हारी लेटेस्ट डिज़ाइन होगी तुम वो देना, ये एक क्लास के जो है, ये फलां क्लास के हमने प्रोडक्ट्स बुक किए हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर इस शख्स के लिए लाजिम कर दिया जाए कि तुम्हारे पास पोजेशन होगा, तो जैसे कि ये ट्रांजैक्शन की जान ही निकल जाती है। तो इसी वजह से जो उलमा ने कहा कि पोजेशन लाजिम है, वो बात उनकी अच्छी है, वो बात को हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन सही बात यह है कि ये इस्तिस्नाई शक्ल है, और इस बारे में आपको एक्सप्लिसिट हदीस मिलेगी जहाँ पे सहाबा ने एक दूसरे से पूछा। क्या पूछा? मैं हदीस बता रहा हूँ। अब्दुल्लाह बिन अबू औफा बयान करते हैं, वो कहते हैं कि फ़साल तो हुमा, ताबई कहते हैं मैंने इन दोनों से पूछा, दोनों सहाबी से पूछा। फ़कुल्तु अकाना लहुम ज़रउन औ लम यकुन लहुम ज़रउन, क्या जब ये करते थे ट्रांजैक्शन तो पास में वो पोजेशन या वो चीज़, वो प्रोडक्ट होता था या नहीं होता था? काला, दोनों कहते हैं, मा कुन्ना नसअलुहुम अन ज़ालिका, मा कुन्ना नसअलुहुम अन ज़ालिका, हम उस बारे में पूछते ही नहीं थे। मतलब कौन बताएगा? हम उस बारे में पूछते ही नहीं थे। किस बारे में? पोजेशन के बारे में, कि भाई तुम मेरे पास कब का डील कर रहे हो, तुम्हारे पास पोजेशन है कि नहीं है, पूछते ही नहीं थे। वो उसका लुकआउट है, हमारा लुकआउट ही नहीं है। हाँ, तो सही बात क्या है? ये ट्रांजैक्शन का रियल बेनिफिट तब होगा जब इसके अंदर डिलेड डिलीवरी हो। तो डिलेड डिलीवरी की ये एक गुंजाइश है, और इसके अंदर दोनों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान है। अब हम इसके अंदर ये देखें कि इसके अंदर टाइम ऑफ डिलीवरी फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि ताकि इसमें गरर ना हो कि मैं बाद में दूंगा, बाद में दूंगा। बाद में कितना? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, क्या बाद में? अब इसकी वजह से ये अनक्लियर कंडीशन हो जाएगी, और अनक्लियर कंडीशन होने की वजह से कल उसके अंदर झगड़े की बुनियाद हो सकती है। अरे क्या है तुम बार बार बाद में बोल रहे हो? हाँ, तो इस तरह का नहीं, क्लियर होना चाहिए कब देने वाले हो, टाइम ऑफ डिलीवरी क्लियर होनी चाहिए। उसी तरह प्राइस फिक्स्ड होना चाहिए कि मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट दूंगा, नहीं 10% डिस्काउंट में दूंगा नहीं चलेगा। क्या प्राइस है, कितना प्राइस है, वो प्राइस बताओ। क्यों? क्योंकि कल अगर 10% डिस्काउंट तो दे रहा है सामने वाला, लेकिन खुद प्राइसेस बढ़ा करके दे रहा है। जो प्रोडक्ट था 50 का, इसको कह रहा है 55 का है, और 10% डिस्काउंट दूंगा और करके 50 पे वापस लेके आ रहा है। तो ऐसा होने की गुंजाइश नहीं है, क्लियरली डिफाइंड हो कि क्या प्राइस है। उसी तरह इसकी क्वांटिटी, इसका डिस्क्रिप्शन, इसकी क्वालिटी क्या है, डिफाइंड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और रासुल माल क्या है? जो अमाउंट देने वाला है, जो 4 लाख हमने मिसाल में देखा, 4 लाख रुपए, वो उसे चाहिए कि वो एडवांस में पे करे। क्यों एडवांस में पे करे? मेरे ब्रदर्स इन इस्लाम, एक रूल याद रखिए इस्लामिक शरिया का। एक रूल ये है कि काली बिल काली या दैनिन बि दैनिन, कर्जे के बदले में कर्जा नहीं होना चाहिए। इस्लाम के अंदर ये ट्रांजैक्शन हराम है बिल इजमा, इत्तेफाक की वजह से। क्या है ये दैनिन बि दैनिन? क्या है? जैसे मिसाल देता हूँ, और ये ट्रांजैक्शन यहाँ पर अप्लाई होता है, लेकिन ये और भी बहुत जगहों पे अप्लाई होता है। अगर आप ये रूल याद रखेंगे, आपको कई जगहों पे इसकी एप्लीकेशन मिलेंगे। मिसाल के तौर पर एक भाई है जो आते हैं मोबाइल खरीदने के लिए। अब वो कहते हैं कि देखो ये मोबाइल मैं ख़रीदना चाहता हूँ, ये कितने का मोबाइल है? तो बेचने वाला कह रहा है कि 10,000 का मोबाइल है। ठीक है, अब वो शख्स कह रहा है कि ठीक है मैं ये ख़रीदता हूँ, ये मेरा, ख़रीद लिया मैंने। बोले ठीक है, तुम्हारा? पैसे? बोले पैसे मैं कल दूंगा। पैसे कल दोगे, मोबाइल भी मैं कल दूंगा। तुम्हारा मोबाइल, लेकिन तुम्हारा। डन। अब यहां पर क्या हुआ कि पैसे भी कर्ज है, आना बाकी कर्ज है ना। ये जब डन हो गया तो पैसे आना बाकी कर्ज, और मोबाइल भी कर्ज है क्योंकि इनको मोबाइल मिला नहीं, वो भी कर्ज है ना, इनका कर्ज मेरे पास पड़ा है। तो ये ट्रांजैक्शन के बारे में सारे के सारे उलमा का इत्तेफाक है, इजमा है कि अगर दोनों तरफ से कर्ज है,
कर्ज के बदले में कर्ज है, दैनिन भी दैनिन है, कर्जे के बदले में कर्जा है, ये बोलते हैं बिल इत्तिफाक हराम है। इसके बारे में एक्चुअली एक हदीस है, जो हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किया काली बिल काली, कर्जे के बदले में कर्जा, ये, और एक और रिवायत है दैनिन भी दैनिन। लेकिन इस मौजू पे जितनी भी हदीसें हैं सब के सब ज़ईफ़ है, कोई भी सही हदीस नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा भी होता है कि कोई मसले पर सारी हदीसें ज़ईफ़ है लेकिन इजमा भी दलील है। इजमा यानी कि सारे के सारे उलमा का इत्तिफाक हो जाए अगर किस मसले में, तो वो खुद भी एक दलील है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत गुमराही में इत्तिफाक पर नहीं आएगी। गुमराही में इत्तिफाक नहीं होगा, जब इत्तिफाक है मतलब गुमराही नहीं है, मतलब वो चीज़ गलत नहीं होगी। तो जब इत्तिफाक हो गया ये खुद भी दलील बनती है। जैसे मिसाल के तौर पर जो आपने मसला, बहुत मशहूर मसला है कि अगर नजासत की वजह से 3 चीज़ें बदल जाती है पानी की, उसका कलर, उसकी स्मेल या उसका टेस्ट बदल जाता है, तो ये बदलने के मुतालिक भी उलमा में इजमा है, सारे उलमा में इत्तिफाक है, सारे के सारे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरी उम्मत गुमराही में इत्तिफाक नहीं करेगी, लेकिन इसके मुतालिक भी जो हदीस है वो हदीस ज़ईफ़ है। तो ये इत्तिफाक किस वजह से है? ये इत्तिफाक इजमा, ये जो दलील है ये बात सही है, क्यों? इजमा की वजह से। तो काली बिल काली का भी मसला ऐसा ही है कि कर्जे के बदले में कर्जा, इसका मसला भी ऐसा ही है, ये दलील है, क्यों? इजमा की वजह से दलील है, और ये दलील एक्सेप्टेड है शरिया में। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि जैसे आम तौर पे ऐसा होता है, क्या आता है दुकान में कोई शख्स, वो कहता है ठीक है ये मेरा, अब इसकी देखिए अलग अलग कंडीशंस क्या हो सकती है। तो ये कह ले लो मोबाइल, मोबाइल वहाँ गया, पैसे ये अगली बार देंगे, कल देंगे, इन्होंने कहा कल देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? दोनों तरफ से कर्जा नहीं है, एक चीज़ की डिलीवरी हो गई है। अगर आप देखें कुछ चीज़ें हिकमतें होती हैं, कुछ विजडम्स होती है, उसके अंदर कई बार ऐसे शक व शुबुहात, झगड़े और इस चीज़ की बुनियाद जो चीज़ बन सकती है उसको शरीयत ने पहले से रोक दिया है। अब मान लीजिए सिचुएशन ऐसी है कि जैसे मोबाइल, अरे मोबाइल में कुछ काम बाकी है, ये कह रहे हैं पैसे ले लो अभी 10,000 रुपये अभी ले लो, और मैं कहूँ हाँ मोबाइल में कल दूंगा क्योंकि इसका कुछ बैकअप वगैरह लेना है वगैरह। अब यहाँ क्या है, कर्जा एक तरफ से है, कर्जा एक तरफ से है तो एक्सेप्टेड है, चाहे वो पैसे आ गए, मोबाइल डिलीवरी बाकी है, चाहे वो मोबाइल चले गया, ये चीज़ बाकी है। तो हम ये देखते हैं कि ये चीज़ के ताल्लुक से दलील मौजूद है और इस तरह से काम हो सकता है। अब बैउ सलम में अगर मान लो कि अगर आधा पेमेंट दिया जाए, गुड्स तो बाद में आने वाले हैं, तो गुड्स बाद में आने वाले हैं, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर यहाँ ये हो जाएगा कि पोजेशन भी नहीं आया और वो भी आधा क्या हो गया, कर्ज हो गया, आधा कर्ज है। तो जो आधा हिस्सा कर्ज है उसमें काली बिल काली हो रहा है, मतलब कर्जे के बदले में कर्जा हो रहा है। इसी वजह से ये ट्रांजैक्शन के अंदर पूरा पेमेंट कंप्लीट पहले साथ में देना, ये इसकी कंडीशन है, ये एक लाजिम बात है।